Hello everyone, welcome to online platform of Abhinav Science Academy. I am Maria Zambarkar, a NEET biology faculty. Today we are going to start a new chapter of crash course, that is reproduction in lower and higher animals. Okay, so as you all are familiar with the word reproduction, okay, तो first we will talk about what is reproduction. अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस. जैसे कि मैं बात करूंगी रिप्रोडक्शन में तुमको मेजरली दो वर्ड्स देखने मिलेंगे. एक तो वर्ड है री और दूसरा वर्ड आएगा प्रोडक्शन. री का मतलब क्या होता है? फिर से. और प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है पर्टिकुलरली, जैसे कि हमारे पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है. ओके, उन्होंने क्या किया है? रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस कैरी आउट करके हमको फिर से प्रोड्यूस किया है, तो दैट इज रिप्रोडक्शन. तो अगर मैं बात करूंगी रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस लाइक पेरेंट्स. अब अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है ना? पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो जैसे कि मैं बात करूंगी रिप्रोडक्शन की, मैं बता रही हूँ कि पूरे इस अर्थ पे ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है. अब लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेके डेथ तक का पीरियड, उसी को ही हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. ओके, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है बताओ? पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है. जो भी पैदा हुआ है कभी ना कभी उसको मरना है ही, तो मरने से पहले वो क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है, ताकि क्या हो? लाइफ का कंटिन्यूएशन अर्थ पे बना रहे. क्योंकि देखो ना, अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर सबने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि इस पूरे अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस नहीं रहेगा, है ना? तो इसीलिए हमको क्या करना है? लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. तो पहला रीजन कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ. दूसरा अगर हम बात करेंगे, तो इस अर्थ पे हम क्या बोल रहे हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप किया है इनटू स्पीशीज. अब स्पीशीज क्या है? स्पीशीज है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में नेचुरल कंडीशन में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. उन्हीं को बोला जाता है स्पीशीज. जैसे कि मैं बात करूंगी, ह्यूमन की एक स्पीशीज है, डॉग की एक स्पीशीज है, कैट की एक स्पीशीज है. तो ऐसे इस पूरे अर्थ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज तुमको देखने मिल रहे हैं. अब समझो, उसमें से कंसिडर करो कि जो ह्यूमन स्पीशीज है, उस ह्यूमन स्पीशीज ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया. ऐसा नेचुरली तो पॉसिबल है नहीं, बट इफ सपोज अगर ह्यूमन स्पीशीज ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? इस अर्थ पे अभी फिलहाल के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक एक करके सबका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा. और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि कोई ह्यूमन स्पीशीज इस अर्थ पे नहीं रहेगा. ओके, जैसे कि ह्यूमन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा. तो हमको क्या करना है? अपनी स्पीशीज को आगे कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगा. तो सेकेंड रीजन क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, है ना, तो नेक्स्ट एक रीजन है कि क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम अगर बात करेंगे, हमारे पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल है. हमको आज जो भी हमको मिला है, वो हमको किसकी वजह से मिला है? हमारे जेनेटिक मटेरियल की वजह से मिला है. और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास कहाँ से आया है? हमारे एंसेस्टर से आया है. तो इसी जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए भी अगेन हमको क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना? तो क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है बताओ? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके, अब अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो है दो मेथड्स देखे जाते हैं.
एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन बात कर रहे हैं किसमें, लोअर और हायर एनिमल्स में। मेजरली अगर हम हायर एनिमल्स की बात करेंगे तो जो हायर एनिमल्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूंगी लोअर एनिमल्स की, तो लोअर एनिमल्स में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस देखने मिल जाती है। एक है तुम्हारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आएगा तुम्हारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं बात करूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी यूनिपेरेंटल, बट वो प्लांट के केस में है। एनिमल्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, दो पेरेंट्स का जो है इन्वॉल्वमेंट है। बट अगर मैं बात करूंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक ही सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है, वन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ओके, अब अगर मैं बात करूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स है, दो पेरेंट्स है मतलब दोनों के गैमेट्स भी यहाँ पे लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, और जो भी गैमेट्स है वो गैमेट्स होने चाहिए कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब क्या होता है कि सेम स्पीशीज का होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो स्पर्म है, ह्यूमन एग को ही फ्यूज कर सकता है, कोई अदर स्पीशीज का जो है स्पर्म ह्यूमन एग को आके फ्यूज नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और जो भी गैमेट्स है वो कैसे होने चाहिए बताओ, कंपैटिबल गैमेट्स होने चाहिए। सो देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपैटिबल गैमेट्स। बट अगर मैं बात करूंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो एक ही सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ पे कोई गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हेंस यहाँ पे देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताई दो पेरेंट्स है तो दोनों पेरेंट्स के हमको गैमेट्स भी लगेंगे एज वेल। यहाँ पे क्या होगा बताओ, दो पेरेंट्स होने की वजह से जो भी इंडिविजुअल बनेगा वो रहेगा जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं और दोनों गैमेट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो हेंस यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑफस्प्रिंग कैसा रहेगा बताओ, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल रहेगा। क्यों, जस्ट बिकॉज दोनों भी पेरेंट्स के जो है यहाँ पे क्रोमोसोम्स यूज हुए, तो हेंस जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा रहेगा बताओ, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिकली डिसिमिलर बनेगा। बट अगर मैं बात करूंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, और इसीलिए यहाँ पे कोई गैमेट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, तो इसीलिए जो भी पेरेंट है उसी पेरेंट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट न्यू इंडिविजुअल में जाने वाला है, तो हेंस यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो जेनेटिकली रहेगा सिमिलर, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगा। तो यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनेगा। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो तुम्हारे पास दो वे है, एक असेक्सुअल एक सेक्सुअल। जैसे कि मैंने बताई कि हम रिप्रोडक्शन किस में चेक कर रहे हैं, लोअर और हायर एनिमल्स में देख रहे हैं, है ना। तो अब अगर मैं बात करूंगी एनिमल्स की, तो जो लोअर एनिमल्स है उनमें देखने मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, प्लस एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने मिल रहा है, बट वहाँ पे असेक्सुअल टाइप भी देखने मिलेगा। जैसे कि तुम्हारे को दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारे को हाइड्रा का, और एग्जाम्पल तुमको दिया हुआ है स्पॉन्जेस की अगर मैं बात करूंगी, तुमको पता है कि जो पहला फाइलम है एनिमल किंगडम में, वो फाइलम है तुम्हारा पोरीफेरा, और उसी पोरीफेरा फाइलम में तुम्हारे पास एक फ्रेश वाटर एनिमल देखने मिलेगा, वो है स्पॉन्ज।
और वो जो स्पॉन्ज है वो शो कर रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेजरली यहाँ पे कौन सा टाइप बताया हुआ है, दैट इज जेम्यूल फॉर्मेशन, है ना। तो जो स्पॉन्जेस है वो क्या शो कर रहे हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। अब जेम्यूल्स है क्या, नथिंग बट दे आर नथिंग बट इंटरनल बर्ड्स, बॉडी के अंदर छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारे पास एक एग्जांपल आएगा, बताओ, दैट इज जेम्यूल फॉर्मेशन। और जेम्यूल फॉर्मेशन किसमें, जेम्यूल फॉर्मेशन आपको किसमें देखने मिलेगा, स्पॉन्जेस में। ओके, जेम्यूल्स आर नथिंग बट इंटरनल बर्ड्स। दूसरा एक एग्जांपल, दूसरा एक टाइप तुमको, एग्जांपल ने नथिंग बट टाइप, दूसरा एक टाइप तुमको बताया हुआ है, दैट इज बडिंग। ओके, बडिंग में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर एक पैरेंट के बॉडी पे एक स्मॉल बर्ड, मतलब यहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है कि अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, तो इसी वजह से पैरेंट के बॉडी पे एक स्मॉल बर्ड का डेवलपमेंट होता है और वही बर्ड आगे जाके न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। तो सेकंड टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज बडिंग। और बडिंग किस में देखने मिल रहा है, बताओ, हाइड्रा में देखने मिल रहा है। तो बडिंग दैट इज इन हाइड्रा। ओके, तो ये दो मेजर एग्जांपल्स के बारे में तुम्हारी जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो है बात कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स जो है, जितने भी लोअर एज वेल एज हायर एनिमल्स, हर कोई जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट कर रहा है। अब इस चैप्टर में तुम्हारे को मेजरली यहाँ पे इन्होंने बात किया है किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमंस को क्या कंसिडर किया जाता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन की अगर सेक्स की बात करेंगे तो ह्यूमंस दे आर कंसिडर्ड एज यूनिसेक्सुअल, तो हेंस ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट, अब ह्यूमंस को अगर हम देख रहे हैं तो ह्यूमंस में क्या देख रहे हैं हम कि वो जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली बर्थ दे रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि एग ले कर रहा है या कुछ। तो यहाँ पे ह्यूमंस के केस में ह्यूमंस दे आर कंसिडर्ड एज विविपेरस। क्यों? क्योंकि ये लोग डायरेक्टली न्यू यंग वंस को जो है बर्थ देते हैं। So humans they are viviparous just because they give birth directly. Next अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो है ना, थ्रू आउट द ईयर कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो हेंस ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। नेक्स्ट, जब हम ह्यूमंस को देखते हैं तो हमने क्या कंसिडर किया कि ह्यूमंस जो है दे आर यूनिसेक्सुअल। तो जब हम ह्यूमंस को देखते हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो मेल है या फीमेल है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एक होते हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स जो कि है हमारे बॉडी कैरेक्टर्स, जैसे कि स्किन कलर, आई कलर, और एक है हमारे पास सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल बियर्ड आना, मेल्स के केस में बियर्ड आना, मुस्टैच, ओके, उसके अलावा मस्क्यूलर बॉडी। तो ये जो कैरेक्टर्स है इनको हम कंसिडर कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो अब हम ह्यूमंस को अगर हम देख रहे हैं तो ह्यूमंस के बेसिस पे हम ह्यूमंस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमंस कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन्हीं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स भी जो है बोलते हैं।
अगर हम बात करेंगे इन्हीं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, तो जैसे कि मेल्स के केस में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमको देखने मिलते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल बियर्ड आना, नेक्स्ट है मुस्टैच। उसके अलावा अगर मेल्स में हम देखेंगे तो मेल्स में जो बॉडी है मस्क्यूलर देखने मिलती है, तो मस्क्यूलर बॉडी। उसके अलावा जो मेल्स के केस में जो पिच वॉइस होता है वो होता है लो, इसीलिए जो लड़कों की आवाज़ जो है थोड़ी जाड़ी, मतलब थोड़ी ऐसे दमदार टाइप आवाज़ देखने मिलती है। क्यों? जस्ट बिकॉज इनका जो पिच वॉइस होता है वो लो पिच वॉइस होता है। नेक्स्ट उसके अलावा जो लैरिंग्स रीजन में उनका जो लैरिंग्स है वो थोड़ा बहुत एनलार्ज होता है, जिसको ही हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है एनलार्ज्ड लैरिंग्स। उसके अलावा मेल्स में एग्रेसिवनेस ज़्यादा देखने मिलता है, ये भी किसकी वजह से है बताओ? ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? नेक्स्ट उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फीमेल्स की, तो फीमेल्स में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने हमको मिलेंगे, जैसे कि मैं बात करूंगी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। उसके अलावा फीमेल्स के केस में जो पिच वाइज रहेगी वो जो है हाई रहेगी, इसीलिए जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो थोड़ी बहुत बारीक होती है, या फिर हम बोलेंगे सुरीली टाइप आवाज़ है। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट या हाई पिच वॉइस। उसके अलावा अगर हम फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल में जो पेल्विक रीजन है वो होता है ब्रॉडर। तो नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में क्या देखने मिलता है बताओ? ब्रॉडर पेल्विस। क्लियर है? कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट ह्यूमन। ओके, अब हम बात करेंगे एक्चुअल रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, मेजरली हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको जो है 3 इवेंट्स जो है देखने मिलते हैं। ओके, जिसमें से जो तुम्हारा मेजर इवेंट है उस मेजर इवेंट को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से पहले जो कुछ भी चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ भी चल रहा है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो अभी हमने थोड़ा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लिया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। अब हम बात करेंगे एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 3 इवेंट्स देखने मिलते हैं, जहाँ पे मेजर इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जो कुछ भी हो रहा है इट इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो कुछ भी चलता है इसको बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो है 3 इवेंट्स जो है देखने मिलते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट मेजर इवेंट है फर्टिलाइजेशन, और नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हमारा मेन इवेंट है, मैंने बताई। इस फर्टिलाइजेशन स्टेप में होता क्या है, यहाँ पे जो भी गैमेट्स है, जैसे कि मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, इन्हीं गैमेट्स का हो रहा है फ्यूजन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन स्टेप में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे हम गैमेटिक फ्यूजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट में, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन में, हम क्या करेंगे बताओ? गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब जैसे भी गैमेट्स फॉर्म हुए, इसी गैमेट को जो है ट्रांसफर करवाया जाएगा इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो सेकेंड स्टेप है दैट इज गैमेट ट्रांसफर। अब अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली मेल्स की, तो मेल्स में जो भी गैमेटिक एंड प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं सीमेन, और यही सीमेन जो है ट्रांसफर किया जाता है इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो हेंस इसीलिए उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। तो इन द केस ऑफ ह्यूमंस के केस में गैमेट ट्रांसफर वाली प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इंसेमिनेशन बोला जाएगा। तो पहला स्टेप था गैमेटोजेनेसिस, नेक्स्ट है तुम्हारे पास गैमेट ट्रांसफर। इसी गैमेट ट्रांसफर को हम और क्या नाम देते हैं बताओ? दैट इज इंसेमिनेशन। अब जैसे ही इंसेमिनेशन हुआ, मेल गैमेट की एंट्री हो गई इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसके बाद एक्चुअल होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। तो उसी स्टेप को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट बनेगा वो रहेगा डिप्लॉयड।
जो भी जाइगोट बना है यही जाइगोट जो है आगे जाके डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट स्टेप है बताओ एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन के बाद ये चल रहा है, तो हेंस ये स्टेप किस में इंक्लूडेड रहेगा बताओ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इंक्लूड रहेगा। तो जो भी जाइगोट बना है यही जाइगोट जो है डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो, तो उसी स्टेप को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जो स्टार्टिंग में जो 64 टू 84 सेल जो एम्ब्रियो होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसी ब्लास्टोसिस्ट को जो है हम लोग अटैच करते हैं टू द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया प्रेगनेंसी जो है स्टार्ट होती है, और प्रेगनेंसी चलेगी फॉर अराउंड 9 मंथ्स। उसी प्रेगनेंसी को बायोलॉजिकल टर्म हम देते हैं जेस्टेशन। जैसे ही प्रेगनेंसी 9 मंथ्स प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई उसके बाद होगा डिलीवरी कॉल्ड एज पार्चुरेशन। जैसे ही डिलीवरी हो गई वो पर्टिकुलर जो मदर है वो प्रोवाइड करेगी अपने यंग वंस को मिल्क, तो हेंस उस पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन। तो पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम ये सब स्टेप्स जो है पढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप, पहला इवेंट कौन सा आता है, प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर में सबसे पहला स्टेप आएगा गैमेटोजेनेसिस, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए हमको थोड़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होना नेसेसरी है, तो हेंस सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नथिंग बट एक ऑर्गन सिस्टम है। और ऑर्गन सिस्टम किससे फॉर्म होता है, ऑर्गन से फॉर्म होता है। तो इसीलिए इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड किया है पर्टिकुलरली इनटू 2 ऑर्गन्स। इसमें से जो मेजर ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट एज वेल एज इन प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, उस ऑर्गन को बोला जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और उसको छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द जो भी ऑर्गन्स है उनको बोला जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब जैसे इन द केस ऑफ मेल्स के केस में अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो इन द केस ऑफ मेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टीज। अब टेस्टीज जो है यूजुअली होते हैं पेड, तो इसीलिए हम कंसिडर कर रहे हैं टेस्टिस। सिंगल रहेगा तो हम बोलते हैं टेस्टीज। अब 2 प्रेजेंट है इसीलिए बोला जाता है टेस्टीज। इनको छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स है इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, अब अगर मैं बात करूंगी टेस्टीज की, तो टेस्टीज का फंक्शन क्या है, एक तो टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड दूसरा टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। और मेजरली कौन सा सेक्स हार्मोन टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो इन्हीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फिर से आगे जाके डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जैसे कि टेस्टिस में हो रहा है स्पर्म प्रोडक्शन। अब ये स्पर्म जो है ट्रैवल करेगा आगे जाके, तो जहाँ से जिन ऑर्गन से ये ट्रैवल करने वाला है उन ऑर्गन्स को, उन डक्ट्स को बोला जाता है एक्सेसरी डक्ट्स। उसके अलावा कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड है, उसको कंसिडर करते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और कुछ इनके पास प्रेजेंट है ग्लैंड्स जो करेंगे कुछ सिक्रीशन, तो उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन आएंगे, पहला आएगा तुम्हारे पास रेटे टेस्टीज। रेटे टेस्टीज आगे जाके लीड करेगा वासा एफरेंशिया को। फिर वासा एफरेंशिया आगे जाके लीड करती है एपिडिडाइमिस को। एपिडिडाइमिस आगे जाके लीड करेगी वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस आगे जाके लीड करेगा इजैकुलेटरी डक्ट को।
एंड फिर इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके लीड करेगा यूरेथ्रा को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तुम्हारे पास आएगा एक तो पेनिस और दूसरा आएगा स्क्रोटम। नेक्स्ट उसके अलावा अगर एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की जाए तो 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स देखने मिलते हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, जो एक टाइप का पेयर्ड ग्लैंड है। फिर दूसरा ग्लैंड है तुम्हारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, जो अनपेयर्ड है, एक ही सिंगल प्रेजेंट है। और थर्ड है तुम्हारे पास काउपर्स ग्लैंड। इसी काउपर्स ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इन्हीं सब ऑर्गन्स को हम लोग इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जहां में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, जो कि है टेस्टिस। अब अगर हम बात करेंगे टेस्टिस की इफ हम बात कर रहे हैं तो जो टेस्टिस है वो होते हैं पेयर्ड, तो हेंस इसीलिए हम उनको वर्ड यूज कर रहे हैं टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है पेयर्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर इनके ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं तो ये जो है मीजोडर्मल है इन ओरिजिन। इनके अगर हम नेचर की बात करेंगे तो ये जो है सॉफ्ट होते हैं नेचर में, सॉफ्ट या फिर हम बोलेंगे कि स्मूथ है नेचर में। उसके अलावा इनके शेप की इफ हम बात करेंगे तो शेप जो है ओवल शेप देखने मिलेगा, और कलर की इफ बात कर रहे हैं तो कलर जो है पिंकिश कलर में देखने मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूंगी टेस्टिस की, तो टेस्टिस की लेंथ की इफ बात की जाए तो लेंथ जो है उसकी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। विटनेस की बात की जाए, विटनेस की, तो विटनेस होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ। और अगर हम उसके थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर थिक। अब अगर हम टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं तो टेस्टिस में हम क्या देख रहे हैं कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, या फिर हमको इन टर्न पता लगाना है कि उसका लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहली चीज़ आएगी कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। अगर टेस्टिस के फॉर्मेशन की बात की जाए तो टेस्टिस जो है फॉर्म होते हैं इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। और फॉर्मेशन कब हो रहा है? ड्यूरिंग फिटल स्टेज। तो फॉर्मेशन हो रहा है इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। और फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? ड्यू टू अ सेक्स हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। यही टेस्टोस्टेरोन जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इनका सिक्रीशन हो रहा है, और उन्हीं के सिक्रीशन की वजह से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया है लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन बाद में जब फीटस 7 मंथ्स का होता है तब ये जो टेस्टिस है ये फॉल ऑफ करते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। और जब वो फॉल ऑफ करे तो वहां से एक पैसेज आता है, उस पैसेज को बोला जाता है इंग्विनल कैनाल। तो दे फॉल ऑफ बाय अ पैसेज known as inguinal canal। और किसमें फॉल ऑफ होता है? एक पाउच में कॉल्ड एज स्क्रोटम। ओके, तो अगर हम देखेंगे यूजुअली टेस्टिस जो है लोकेटेड कहाँ पे? टेस्टिस का जो लोकेशन है वो है इनटू स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम है ये लोकेटेड होता है आउटसाइड द बॉडी। स्क्रोटम के बारे में हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे टेस्टिस की, तो टेस्टिस का ये तो हो गया कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम टेस्टिस को इंटरनली देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारे पास इधर में ही एलएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं और अब टेस्टिस को स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम टेस्टिस को देख रहे हैं, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
LS ऑफ टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस को हमको इंटरनली स्टडी करना है तो हम टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके चेक करेंगे कि टेस्टिस जो है कैसे दिखाई देता है। अब जब टेस्टिस की बात करेंगे तो टेस्टिस के पास दो कवरिंग्स देखने मिलेंगे। जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम नाम देते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। ये जो आउटर मोस्ट ट्यूनिका वजाइनालिस है ये एक टाइप की कंप्लीट कवरिंग है और ये बनी हुई होती है पेरिटोनियम के कवरिंग से। फिर उसके अंदर में तुम्हारे को ये जो लेयर देखने मिल रही है ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये बनी हुई है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये एक टाइप की इनकम्प्लीट कवरिंग है। तो ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया तुम देख रहे हो ये एक टाइप की इनकम्प्लीट कवरिंग है। अब अगर मैं बात करूंगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इधर अंदर की तरफ जाएगी ऐसे और जो है फॉर्म्स करेगी सम सेप्टम्स, है ना। ये जो सेप्टम्स क्रिएट हुए हैं इन्हीं सेप्टम्स को हम नाम देते हैं टेस्टिक्युलर सेप्टम्स, और इसी टेस्टिकुलर सेप्टम्स की वजह से अंदर में क्रिएट हुए हैं कुछ चेम्बर्स। ये जो चेम्बर्स है या कंपार्टमेंट्स है इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन्हीं कंपार्टमेंट को नाम दिया गया है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और पर्टिकुलरली एक टेस्टिस के अंदर तुम्हारे को 200 से 300 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने मिल जाएंगे। अब इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर तुमको एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। इसी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये पर्टिकुलरली एक लोब्यूल के अंदर 1 to 4 रहेंगे। ये डेटा याद रखना है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है पर्टिकुलर हर लोब्यूल में प्रेजेंट है, और हर लोब्यूल में कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, हमने बात की थी कि जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस का फंक्शन क्या आएगा? टेस्टिस का फंक्शन था टू प्रोड्यूस गैमेट, और मेल गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म। तो टेस्टिस जो है रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, बट टेस्टिस में भी एक्चुअल कौन सा पार्ट स्पर्म बना रहा है? तो वो है तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो स्पर्म जो है इस रीजन में प्रोड्यूस हो रहा है, अब यहाँ पे स्पर्म बनने के बाद इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रही है कुछ ट्यूब्यूल्स जहाँ से स्पर्म जो है आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। ओके, तो अब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात करेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म जैसे ही यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म आगे जाके ट्रैवल करेगा इस ट्यूब्यूल से, और ट्यूब्यूल से होके जाएगा ये एक नेटवर्क लाइक चैनल में। ये जो नेटवर्क लाइक चैनल फॉर्म हुआ है इसी नेटवर्क लाइक चैनल को बोला जाता है रेटे टेस्टिस। अब जैसे ही स्पर्म रेटे टेस्टिस में गया, रेटे टेस्टिस से निकल रही है कुछ 12 से 20 ट्यूब्यूल्स। ये जो 12 से 20 ट्यूब्यूल्स निकली है इन्हीं ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं वासा एफरेंशिया। तो ये जो ट्यूब्यूल्स यहाँ की तरफ निकली है इन्हीं ट्यूब्यूल्स को हम नाम देंगे वासा एफरेंशिया। ये अराउंड रहेगी तुम्हारे पास 12 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स है जो सीलिएटेड है, जो स्पर्म को ट्रैवल करके लेके जा रही है। तो स्पर्म बना इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म ट्रैवल कर रहा है इनटू रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से फिर स्पर्म जाएगा इनटू वासा एफरेंशिया, जो कितने रहेंगे? अराउंड 12 to 20 ट्यूब्यूल्स रहेंगे। अब वासा एफरेंशिया से ये स्पर्म जो है आगे जा रहा है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर के पास। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसी को बोला जाता है एपिडिडाइमस, जो हाईली कॉइल्ड है और बना हुआ होता है सीडोस्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से। अब ये जो एपिडिडाइमस है इसको डिवाइड किया गया है इनटू 3 पार्ट्स। पहला ये जो रीजन है ये पार्ट, इस रीजन को बोला जाता है हेड ऑफ द एपिडिडाइमस, और हेड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैप्यूट। हेड के लिए वर्ड यूज किया जाता है कैप्यूट एपिडिडाइमस। इस कैप्यूट एपिडिडाइमस में होगा स्पर्म का मैच्योरेशन,
एज वेल एज उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद ये जो पार्ट आएगा इसका, ये पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। ये जो पार्ट है इसका, इस पार्ट को बोलोगे बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस। और बॉडी के लिए तुम यूजुअली वर्ड यूज करते हो कॉर्पस, जहां से नॉर्मली स्पर्म का पैसेज हो रहा है। फिर बॉडी से स्पर्म आगे जाएगा ये टेल वाले रीजन में, इसको तुम बोल रहे हो टेल ऑफ द एपिडिडाइमस। ओके, और टेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉर्डा एपिडिडाइमस। और यहाँ पे होगा स्पर्म का स्टोरेज। और अराउंड कितना दिन, अराउंड 1 वीक, 15 डेज जो है स्पर्म का वहाँ पे स्टोरेज होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये था हमारा एलएस ऑफ टेस्टिस। अब इसी टेस्टिस को हम लोग थोड़ा और जूम करके पढ़ेंगे। तो अब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ रहे थे, अब इसको हम लोग ट्रांसवर्स कट करके इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे और अब हम टेस्टिस को स्टडी करेंगे। अब जब टेस्टिस को तुमने देखा तो टेस्टिस में तुमको क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे मेन हमारा पॉइंट कहाँ पे जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो पर्टिकुलरली हम इसी एक ही लोब्यूल को जूम करके पढ़ेंगे क्योंकि उसी के अंदर लोकेटेड है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट पढ़ोगे तुम लोग टीएस ऑफ टेस्टिस, मतलब ये तुम्हारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तुम लोग टेस्टिस को ट्रांसवर्स कट कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि टेस्टिस जो है अंदर में कैसा दिखता है। अब मैंने तुम्हारे को बताया कि हमको एक ही लोब्यूल से मतलब है, तो हम एक ही लोब्यूल को जूम करके पढ़ेंगे। ऐसे तो है 200 to 300, बट हमको एक ही लोब्यूल से जो है लेना देना है अभी फिलहाल के लिए। तो हम एक लोब्यूल को जूम कर रहे हैं और उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देख रहे हैं। पर्टिकुलरली एक लोब्यूल के अंदर मैंने बताई 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये डेटा सबका याद रखना है। अब ये जो है मैंने 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्रॉ किए। अब अगर मैं बात करूंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये अंदर से लाइंड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, जहां पे एक तो इनको मिलेंगे तुम्हारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, जिन्हीं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल को तुम नाम देते हो जर्माइनल एपिथेलियल सेल। तो एक तो तुम्हारे को यहाँ पे मिल रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, ये जो है ये स्मॉलर सेल्स कॉल्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, जिसको और नाम दिया गया है जर्माइनल एपिथेलियल सेल। उसके अलावा तुम्हारे को कुछ दूसरे इर्रेगुलर शेप या फिर पिरामिड शेप स्ट्रक्चर मिलेंगे। इन्हीं पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है सर्टोली सेल्स, जिनका शेप होता है पिरामिड। इन्हीं सर्टोली सेल्स को और एक नाम दिया गया है, दैट इज सस्टेंटिकुलर सेल। अब ये जो 2 सेल्स है, इसमें से जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है यही रिस्पॉन्सिबल है मेजरली इन स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने बात की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है स्पर्म प्रोडक्शन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी एग्जैक्ट कौन सा सेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो है तुम्हारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। इसको हम लोग जर्माइनल एपिथेलियल सेल भी बोलते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो उसका साइड वाला जो सर्टोली है पिरामिड शेप वाला, ये क्या कर रहा है, जो स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे इसी स्पर्म को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो सर्टोली सेल का फंक्शन है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड में तुमको दिख रहे कुछ स्पेसेस, खाली जगह। इस खाली जगह को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में तुम्हें एक तो मिलेंगे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, और स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज। तो एक तो तुम्हारे को मिलेंगे स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसके अलावा तुम्हारे को कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे, एक मास में इकट्ठा रहेंगे। ये जो ग्रुप में ये जो सेल्स प्रेजेंट है, इन्हीं सेल्स को हम नाम देते हैं लेडिक सेल्स, या फिर इनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाएगा। क्यों इंटरस्टिशियल सेल? क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। तो हेंस इसी लेडिक सेल को हम दूसरा नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये जो लेडिक सेल है ये रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। और एंड्रोजन में भी मेजरली कौन सा टाइप ये प्रोड्यूस करते हैं, वो है टेस्टोस्टेरोन।
तो दे आर रिस्पॉन्सिबल इन प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन में भी दे विल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो ये था हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, जहाँ पे हमको एग्जैक्ट पता चला कि स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या देखे थे कि ये जो है टेस्टिस है। ओके, टेस्टिस जो है कहाँ पे लोकेटेड रहेंगे? टेस्टिस जो है लोकेटेड है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्क्रोटम। तो टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम में लोकेटेड रहेंगे। ओके, और ये जो है टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े कि अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो आगे जाके लीड करेगा इनटू रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से निकलेंगे फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया आगे जाके लीड करेगी टू द आउटसाइड पार्ट ऑफ द टेस्टिस। ये जो आउटसाइड पार्ट ऑफ टेस्टिस है इसी को बोला जाता है एपिडिडाइमिस, ये जो रीजन है। अब ये जो एपिडिडाइमिस है आगे जाके लीड करेगा इनटू अ ट्यूब नोन एज वास डिफरेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है इस स्ट्रक्चर को तुम नाम देते हो वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो है अपर की तरफ टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में जाने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर से ऐसा लूप लेके जो है अंदर की तरफ एंट्री मार रही है। ऐसा इस फिगर में शो हो रहा है कि वो उसके अंदर से जा रही है यूरिनरी ब्लैडर के, बट ये चीज़ नहीं है। ये ऐसे, ये समझो ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इस यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे लूप लेके जो है वो अंदर की तरफ एंट्री मारेगी ऐसे। तो ऐसी एंट्री होगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस किसको लीड कर रहा है बताओ? वास डिफरेंस को लीड कर रहा है। ये जो वास डिफरेंस है लॉन्ग ट्यूब है, अराउंड इसकी लेंथ होती है 40 सेंटीमीटर। अब ये वो जो वास डिफरेंस है ये लूप लेके यूरिनरी ब्लैडर पे जा रहा है। अब ये आगे जा रहा है तो उसको पहले से मिल रहा है कोई दो ग्लैंड्स। सबसे पहले उसको मिलते हैं दो ग्लैंड्स कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को बोला जाता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये लोकेटेड होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे। ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये पेयर्ड ग्लैंड है। इसी ग्लैंड से निकलती एक डक्ट कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो वास डिफरेंस है इसी इजैकुलेटरी डक्ट में जो है कंटिन्यू होगी। ये वास डिफरेंस है, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एक डक्ट मिलेगी उसको, इसी डक्ट को बोला जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस आगे जाके लीड कर रही है इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से आगे जब जा रही है डक्ट तब आगे उसको सेकेंड ग्लैंड मिल रहा है। ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को नाम दिया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है एक ही सिंगल ग्लैंड है, इट इज अनपेयर्ड ग्लैंड और ये लार्ज साइज है। ऐसा दिखने में आता है कि दो है बट एक ही सिंगल ग्लैंड है, वो लार्ज साइज है इसीलिए ऐसा शो होता है। तो नेक्स्ट ग्लैंड है तुम्हारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से जो डक्ट निकल रही है, जो डक्ट है, इस डक्ट को बोला जाता है यूरेथ्रा। तो ये जो डक्ट पास हो रही है इस डक्ट को नाम दिया गया है यूरेथ्रा। जब ये डक्ट आगे जा रही है तो उसको थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड मिल रहा है। ये थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है तुम्हारे पास काउपर्स ग्लैंड। इसी काउपर्स ग्लैंड को हम नाम देते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो यूरेथ्रा है ये आगे जाके रन कर रही है। अब यहाँ से हम क्या चेक कर रहे हैं कि यहाँ से इसी वास डिफरेंस से स्पर्म आ रहा है, इसी वास डिफरेंस से स्पर्म आ रहा है। वास डिफरेंस से ये स्पर्म जा रहा है इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से ये स्पर्म आगे जाके ट्रैवल कर रहा है इनटू यूरेथ्रा। तो एक तो यहाँ से स्पर्म का भी मूवमेंट हो रहा है एज वेल एज ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का भी स्टोरेज हो रहा है। तो ये जो यूरिन है ये यूरिन भी जब ट्रैवल करेगी तो इसी यूरेथ्रा से करेगी। तो मेल्स के केस में इसी यूरेथ्रा से दो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक तो स्पर्म और प्लस ये कुछ ग्लैंड्स के सिक्रीशन रहेंगे जिसको ओवरऑल हम बोलते हैं सीमेन। तो एक तो इसी यूरेथ्रा से सीमेन भी ट्रांसपोर्ट होने वाला है एज वेल एज इसी यूरेथ्रा से जो है यूरिन भी ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो हेंस इसी यूरेथ्रा को इन द केस ऑफ मेल्स के केस में इस यूरेथ्रा को बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट।
द केस ऑफ मेल्स दिस यूरेथ्रा इज कंसिडर्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब ये जो यूरेथ्रा आगे जाके कंटिन्यू हो रही है, आगे जाके उसको एक यहाँ पे एक ओपनिंग मिल रही है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। और ये जो यूरेथ्रल मिएटस है ये नथिंग बट ओपनिंग है, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज यूरेथ्रल ओरिफिस। ओपनिंग है जहाँ से सीमेन भी रिलीज होने वाला है एज वेल एज यूरिन भी रिलीज होने वाली है। इसके सराउंडिंग में तुम्हारे को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, दैट इज पेनिस, जो कि हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इन द केस ऑफ मेल्स, जो एक्सटर्नली लोकेटेड है, एक तो है पेनिस और दूसरा है स्क्रोटम। पेनिस की अगर हम बात करेंगे तो पेनिस जो है इसको कंसिडर किया जाता है एज अ मेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन, क्योंकि यही जो है ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है इन कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन नथिंग बट सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेनिस, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बायोलॉजिकल टर्म है कॉप्यूलेशन। तो हेंस पेनिस इज कंसिडर्ड एज मेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। ये जो पेनिस है, इसी पेनिस के पास तुम्हारे पास देखने मिल रही है, पेनिस के पास एक स्वॉलन टिप देखने मिल रही है। ये जो स्वॉलन टिप है पेनिस की, इसी स्वॉलन टिप को हम कंसिडर करते हैं ग्लांस पेनिस। तो स्वॉलन टिप ऑफ पेनिस इज नोन एज ग्लांस पेनिस। और इसी स्वॉलन टिप के पास एक प्रेजेंट होती है लूज स्किन की फोल्डिंग। इसी लूज स्किन की फोल्डिंग को हम बोलते हैं फोर स्किन और प्रीप्यूज। अब ये जो पेनिस है, इस पेनिस को कंसिडर किया जाता है इरेक्टाइल टिश्यू। ओके, वाई इरेक्टाइल टिश्यू? क्योंकि इस पेनिस के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ 3 इरेक्टाइल मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स। 2 तो प्रेजेंट है इसके पास कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो पोस्टियो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, और आगे में प्रेजेंट है एक मीडियन साइड में लोकेटेड है, जैसे कि ये देखो, ये 2 है तुम्हारे पास पोस्टियो लेटरल साइड पे। इस पोस्टियो लेटरल साइड वाला जो है इसको बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये नथिंग बट मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है इन इरेक्शन के लिए। और उसके अलावा बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम। कॉर्पोरा के लिए हम और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉर्पस, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम। तो ये ऐसे 2 टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू जो है देखने मिलते हैं पेनिस के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल है इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकेंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? एक लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो है टेस्टिस का लोकेशन होता है। अब ये जो स्क्रोटम है, इसकी स्किन जो है पिगमेंटेड होती है। तो इसकी स्किन जो है हाईली पिगमेंटेड है। अब ये जो स्क्रोटम है, मैंने बताई नथिंग बट एक लूज पाउच है, इसी लूज पाउच के अंदर लोकेटेड है टेस्टिस का। अब ये जो टेस्टिस है ये डिवाइडेड होते हैं इनटू राइट और लेफ्ट। कैसे डिवाइडेड है? इसी स्क्रोटम के अंदर एक स्मूथ मसल की एक सेप्टम प्रेजेंट होती है। इसी स्मूथ मसल के सेप्टम को बोला जाता है ट्यूनिका डार्टोस सेप्टम। ये जो ट्यूनिका डार्टोस सेप्टम है, यही जो है टेस्टिस को डिवाइड करती है इनटू राइट और लेफ्ट। अब अगर हम बात करेंगे टेस्टिस की, तो मैंने जैसे पहले बताई थी कि टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ है इनटू एब्डोमिनल कैविटी। बाद में जैसे कि ये एब्डोमिनल कैविटी है, जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो यहाँ पे जो है टेस्टिस होते हैं। फिर ड्यूरिंग 7 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन ये टेस्टिस जो है फॉलो ऑफ करेंगे इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। ओके, जहां से एक पैसेज जाएगा, इस पैसेज को बोला जाता है इंग्विनल कैनाल। तो टेस्टिस फॉलो ऑफ कर गया इनटू स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम में जाने के बाद ये स्क्रोटम से अटैच्ड होते हैं। कैसे अटैच्ड है? यहाँ पे एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड प्रेजेंट होता है। ये जो फाइब्रोमस्कुलर बैंड है, इसी फाइब्रोमस्कुलर बैंड को बोला जाता है ग्यूबर्निकुलम। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टिस को क्यों आउटसाइड द बॉडी रखा है? Why it is located outside the body?
जस्ट बिकॉज अगर हम देखेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस अराउंड, तो टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए लो टेम्परेचर हो चाहिए होता है, और कितना लो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो हेंस टेस्टिस को क्या किया गया, आउटसाइड द बॉडी रखा गया इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। तो व्हाई आउटसाइड, जस्ट बिकॉज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, just because for spermatogenesis how many which temperature is required, less than 2 to 3 degrees Celsius than body temperature. So hence testes are located outside the body in a pouch like structure called as scrotum. अब scrotum में ही क्यों, जस्ट बिकॉज स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। एक इनके पास प्रेजेंट है वाई इन स्क्रोटम, कोई और स्ट्रक्चर में भी हो सकता था ना, स्क्रोटम में ही क्यों, जस्ट बिकॉज स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। एक प्रेजेंट होता है इनके पास डार्टोस मसल, और दूसरा मसल इनके पास प्रेजेंट है वो है क्रीमास्टर मसल। यही जो मसल्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज। जैसे कि विंटर सीजन में ये क्या करेंगे, टेस्टीज को जो है बॉडी से क्लोज लेके आएंगे, और ड्यूरिंग समर सीजन ये टेस्टीज को जो है बॉडी के दूर लेके जाएंगे, तो उसी के वजह से जो है टेस्टीज का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। ओके अब मैंने तुम्हारे को एक कंडीशन बताई कि जो टेस्टीज है लोकेटेड होते हैं इन द फॉर्मेशन हो रहा है उनका इन एब्डोमिनल कैविटी, लेटर ये डिसेंड कर रहे हैं इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रोटम। बट कभी कभी क्या होता है ना, किसी केस में, जैसे किसी मेल्स में ये टेस्टिस का फॉल ऑफ नहीं हो पाता। अगर फॉल ऑफ ही नहीं होगा तो क्या पर्टिकुलरली स्पर्म बनेगा, तो नो, स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टेस्टिस जो है एज इट इज एब्डोमिनल कैविटी में रह रहे हैं, और अगर एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे तो उनको सेम वही टेम्परेचर मिलेगा जो बॉडी टेम्परेचर है, और उसी वजह से देयर विल बी नो स्पर्मेटोजेनेसिस, और उस केस में वो जो मेल है वो रह जाएगा स्टेराइल। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। तो फेलियर ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, that condition is known as cryptorchidism. Again important question for NEET CET point of view. So failure of testis into scrotum, this cryptorchidism, और इस केस में जो मेल है वो क्या रह जाएगा, स्टेराइल रह जाएगा। There will be no sperm production. स्टेराइल इन द केस कि वो कभी भी आगे जाके रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम कंसिडर करते हैं स्टेराइल। तो ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अलावा हमारे पास कुछ 3 ग्लैंड्स रह गए जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा तुम्हारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूंगी तो तुम लोगों ने देखा है कि 3 ग्लैंड्स जो है इनके पास प्रेजेंट होते हैं। पहला ग्लैंड जो है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल एक टाइप का पेयर्ड ग्लैंड है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो ग्लैंड है ये है तुम्हारे पास सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो पेयर्ड ग्लैंड है, और कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट बैक साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, या फिर हम बोलेंगे एट पोस्टीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो सेमिनल वेसिकल इज अ पेयर्ड ग्लैंड, इट इज लोकेटेड एट पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब जो टोटल एक्चुअल जो एंड प्रोडक्ट रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं सीमेन। जो सीमेन के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन जो जाएगा वो जाएगा सेमिनल वेसिकल से, और कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, अराउंड 60 to 70%। तो 60 to 70% टोटल कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, सेमिनल वेसिकल से आता है। अब ये सेमिनल वेसिकल जो भी फ्लूइड सिक्रीट करेगा उसी फ्लूइड को बोला जाएगा समाइनल फ्लूइड, और वो जो समाइनल फ्लूइड है वो रहेगा अल्कलाइन इन नेचर। अब ये जो समाइनल फ्लूइड है, इस समाइनल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, इस फ्लूइड में प्रेजेंट है एक तो पहला तो फ्रुक्टोज। ये जो फ्रुक्टोज है ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी, इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म।
नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे फाइब्रिनोजन, जो रिस्पॉन्सिबल है इन क्लॉटिंग ऑफ सीमेन या फिर इन कोआगुलेशन ऑफ सीमेन, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में अगर ये रिलीज होगा तो उस वजह से स्पर्म जो है एंटर ही नहीं कर पाएगा इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो हेंस हमको सीमेन को कोआगुलेट करना है, तो कोआगुलेशन के लिए हमने क्या प्रोड्यूस किया है, फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन सिक्रीट करता है। उसके अलावा ये जो है सिक्रीट कर रहे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्पर्म। जैसे कि हमको पता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा इजैकुलेशन, और इजैकुलेशन में जो भी सीमेन रिलीज होंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी पॉसिबिलिटी है कि वो सीमेन डाउनवर्ड्स की तरफ आए या स्पर्म डाउनवर्ड की तरफ आए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमको चाहिए कि जो सीमेन है वो ट्रैवल करके जाना चाहिए अप टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। तो इसी वजह से हम क्या करवा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर सेमिनल फ्लूइड है ये सिक्रीट करवा रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो करवाएगा रिवर्स पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्पर्म। इट इज रिस्पॉन्सिबल इन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट ग्लैंड देखने मिलेगा तुम्हारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक टाइप का सिंगल ग्लैंड है, इट इज अनपेयर्ड, और ये लोकेटेड होता है यूरिनरी ब्लैडर के डाउनवर्ड साइड में। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल के नीचे में तुम्हारे को ये जो बड़ा वाला ग्लैंड देखने मिल रहा है, इस ग्लैंड को तुम बोलते हो प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ही सिंगल ग्लैंड है और कहाँ पे लोकेटेड है, यूरिनरी ब्लैडर के डाउनवर्ड साइड में लोकेटेड है। तो इफ यू टॉक अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज अनपेयर्ड सिंगल ग्लैंड, इट इज लोकेटेड बीनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो टोटल सीमेन है उस टोटल सीमेन में से ये कितना परसेंट पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 20 to 30%। तो इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा अराउंड 20 to 30%। अब ये जो भी फ्लूइड सिक्रीट करेगा इस फ्लूइड को बोला जाएगा प्रोस्टैटिक फ्लूइड। और ये जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा तुम्हारे पास कैल्शियम आयंस जो प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, एज वेल एज प्रेजेंट होंगे बाइकार्बोनेट आयंस। अब मैंने तुम्हारे को जैसे बात की थी कि जो यूरेथ्रा है उसी यूरेथ्रा से यूरिन भी ट्रैवल हो रही है और स्पर्म भी ट्रैवल कर रहा है। तो अब यूरिन जाने की वजह से वो यूरेथ्रा क्या हो गई है, एसिडिक हो गई है। तो उसी की एसिडिटी, उस यूरेथ्रा की एसिडिटी कम करवाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करता है। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है यही यूरेथ्रा की एसिडिटी को जो है रिड्यूस करवा देगा। नेक्स्ट उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यही प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है तुम्हारे पास एक कुछ एंजाइम्स, जिसमें से मेजर एंजाइम ये सिक्रीट कर रहा है नोन एज एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। ये जो एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है यही एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम ये क्या करेगा, अगर हम देख रहे हैं वजाइना को, फीमेल वजाइना को, तो फीमेल वजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है एसिडिक, और उस एसिडिक एनवायरनमेंट से स्पर्म को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। ये क्या करेगा, स्पर्म को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम वजाइनास एसिडिक एनवायरनमेंट। तो इट प्रोटेक्ट्स स्पर्म फ्रॉम वजाइनास एसिडिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट थर्ड टाइप का ग्लैंड है कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। इसी काउपर्स ग्लैंड को हम नाम देते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये अगेन एक टाइप का पेयर्ड ग्लैंड है और ये जो है लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा। जैसे कि ये जो छोटा छोटा ग्लैंड है पी साइज, इसको पी साइज ग्लैंड भी बोला जाता है, ओके। और ये जो है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा, तो हेंस इसीलिए इसका नाम दिया गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है तुम्हारे पास काउपर्स ग्लैंड। इसी काउपर्स को तुम नाम दे रहे हो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इट इज कंसिडर्ड एज पी साइज क्योंकि बहुत साइज में स्मॉल है, पी साइज ग्लैंड। नेक्स्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है बताओ, इट इज लोकेटेड एट बेस ऑफ द यूरेथ्रा, या फिर तुम बोलोगे एट द आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। बेस बोलो या आइदर साइड बोलो, वही भी चल जाएगा। तो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा, हेंस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो काउपर्स ग्लैंड है ये क्या कर रहा है, ये सिक्रीट करता है फ्लूइड, और ये म्यूकस लाइक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो अगेन रहेगा अल्कलाइन इन नेचर। ये जो म्यूकस फ्लूइड है, ये म्यूकस फ्लूइड का काम क्या है, देखो ये जो म्यूकस फ्लूइड रिलीज हो रहा है, ये म्यूकस फ्लूइड
जो है एक्ट करेगा एज अ लुब्रिकेंट। जैसे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबिलिटी है कि दोनों ऑर्गन्स के बीच में अगर ड्राइनेस रहेगी तो दोनों ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। तो ये फ्रिक्शन क्रिएट ना हो इसीलिए काउपर्स ग्लैंड सिक्रीट करता है सम म्यूकस फ्लूइड जो एक्ट करेगा एज अ लुब्रिकेंट। तो हेंस ये जो है ऐसा नहीं है कि कब एट द एंड ऑफ द सीमेन में ये रिलीज हो रहा है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त ये जो है फ्लूइड रिलीज होता रहता है। तो हेंस इसके फ्लूइड को हम लोग प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड भी जो है कंसिडर करते हैं। तो इट सिक्रीट्स अल्कलाइन म्यूकस फ्लूइड which act as lubricant. It is also known as pre-ejaculatory fluid. प्लस और ये क्या करेगा, दूसरा काम जो यूरेथ्रा है उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करवाने में भी हेल्प करेगा। देन अब नेक्स्ट हम बोलेंगे कि इन तीनों ग्लैंड्स के जो भी सिक्रीशन है एज वेल एज जो वास्ट डिफरेंस से स्पर्म आए हैं, इनको ओवरऑल मिला के हम बोलते हैं सीमेन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट इसमें आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज सीमेन। सीमेन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान में रखना है। तो सीमेन जो है, सीमेन क्या है बताओ, तीनों ग्लैंड्स के समाइनल, काउपर्स और प्रोस्टेट, इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन एज वेल एज जो वास्ट डिफरेंस से स्पर्म आए हैं, इन सब को मिला के ओवरऑल हम कंसिडर करते हैं सीमेन। तो सीमेन इज नथिंग बट स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, इसी को हम बोलते हैं सीमेन। अब पर्टिकुलर एवरी सिंगल इजैकुलेशन कितना सीमेन जो है रिलीज होता है, तो अराउंड 2 to 5 ml सीमेन जो है पर सिंगल इजैकुलेशन रिलीज हो रहा है। अब ये जो सीमेन है ये कैसा रहेगा, ये जो है अल्कलाइन रहेगा। नेक्स्ट इसका कलर की मैं बात करूंगी तो ये जो है मिल्की वाइट रहेगा कलर में, और ये जो कलर है इसको प्रोवाइड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सीमेन जो है अल्कलाइन है, मिल्की वाइट है। नेक्स्ट गाढ़ा है थोड़ा, तो इसीलिए इसको विस्कस फ्लूइड भी जो है कंसिडर किया जाता है। अब ये जो सीमेन है मैंने बताई एवरी सिंगल इजैकुलेशन ये रिलीज कर रहा है 2 to 5 ml। अब इस 2 to 5 ml सीमेन के अंदर कितने अमाउंट में स्पर्म्स रहेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें तुम्हारे को 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है देखने मिल जाएंगे, या फिर 400 हम बोल सकते हैं, डिपेंड कर रहा है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेल। तो उसी के बेसिस पे जो है स्पर्म काउंट वेरी करेगा। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। पहले हम गैमेटोजेनेसिस दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे एंड देन लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट में भी हम कौन सा फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हेंस नेक्स्ट स्टेप आएगा तुम्हारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी है सेक्सुअल मैच्योरिटी, और मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है अराउंड द एज ऑफ 10 to 15। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो रही है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी कब स्टार्ट हो रही है, एट द एज ऑफ 10 to 15। 10 to 15 ईयर्स के एज में क्या आता है, प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो रही है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस। पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो पहला पॉइंट है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में भी हम कौन सा गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूंगी, जेनेसिस का मतलब ही है फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, ये स्टार्ट हो रही है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होती है, और प्यूबर्टी में भी कब,
मेल्स में अगर हम बात करेंगे तो मेल्स में प्यूबर्टी कब आती है? अराउंड 10 to 15 ईयर्स में। अब प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज नथिंग बट सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं देख रही हूँ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मुझे 3 स्टेजेस जो है देखने मिल जाते हैं। ओके, 3 फेजेस जो है देखने मिलते हैं। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड है तुम्हारे पास ग्रोथ फेज, और थर्ड आएगा तुम्हारे पास मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले मैं बात करूंगी मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है? अब मुझे बताओ कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चल कहाँ पे रही है? ये चलती है इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल। हमने पढ़े थे कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये लाइंड है बाय द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक है तुम्हारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल विच इज ऑल्सो नोन एज जर्माइनल एपिथेलियल सेल, और दूसरा था तुम्हारे पास सर्टोली जो है नरिशमेंट में काम आ रहा है। तो उसमें से जो क्यूबॉइडल था वही क्यूबॉइडल ये प्रोसेस कैरी आउट करने वाला है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है ये पहले क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में हो क्या रहा है? पर्टिकुलरली इन सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीमेन में पढ़े हैं कि हमको पर्टिकुलर सीमेन में कितने अमाउंट ऑफ स्पर्म देखने मिलते हैं? 200 से 300। अब इतना ज़्यादा स्पर्म अपने को चाहिए तो ऑब्वियस है हमको पहले क्या करना पड़ेगा? सेल का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और सेल का नंबर हम कैसे बढ़ा पाएंगे? बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहली फेज आएगी तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन फेज। इसी मल्टीप्लिकेशन फेज में तुम क्या कर रहे हो? जो भी जर्म सेल है या क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है उसको माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हो, और ऐसा मिलियंस में माइटोटिक डिवीजन चलेगा, और उसी वजह से मिलियंस में स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनेंगे। अब ये जो मिलियंस में स्पर्मेटोगोनियल सेल बने हैं, यही स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आगे जाके शो करेंगे ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे होगी? बाजू में बैठा है सर्टोली जो क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यही स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आगे जाके ग्रोथ शो करते हैं। ग्रोथ शो करने के बाद इन्हीं सेल्स को हम नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो अभी भी कैसा है बताओ? डिप्लॉयड है, क्योंकि अब तक कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये परफॉर्म करेगा मियोसिस 1, जा रहा है मैच्योरेशन फेज में और परफॉर्म कर रहा है मियोसिस 1। मियोसिस 1 परफॉर्म करके ये बना रहा है 2 सेल्स। ऑब्वियसली एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं? 2 सेल बन रहे हैं। तो यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करता है और बना रहा है 2 सेल्स विच आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बना है ये कैसा बनता है बताओ? हैप्लॉइड बनता है। क्यों? क्योंकि अभी हुआ है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, या जहाँ पे क्या हो रहा है? जो क्रोमोसोमल नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है इनटू हाफ। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास कितने क्रोमोसोम थे? 46 थे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास हर सेल के पास कितने आ गए? 23 क्रोमोसोम आए। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये पहला सेल है जो कैसा बनता है बताओ? हैप्लॉइड बनता है। ओके, और ये अगेन क्वेश्चन है सीईटी बेस पे कि कौन सा सेल जो है पहला हैप्लॉइड बन रहा है? जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये क्वेश्चन रहेगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? तो याद रखो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये परफॉर्म करेंगे मियोसिस 2 और बनाएंगे आगे जाके 4 हैप्लॉइड सेल्स विच आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। ये जो स्पर्मेटिड बने हैं है ना, ये जो स्पर्मेटिड बने हैं ये अगेन कैसे है बताओ? हैप्लॉइड है। ऑब्वियस है क्योंकि मियोसिस 1 में ऑलरेडी हैप्लॉइड कंडीशन आई है, और हमको पता है जो मियोसिस 2 है ये एग्जैक्ट से सिमिलर है, माइटोसिस से सिमिलर है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बन रही है? सेल की कॉपी बन रही है। अब जो यहाँ पे सेल बने इन सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड। अब ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटिड रहेंगे नॉन फंक्शनल और रहेंगे नॉन मोटाइल। तो इसीलिए इस स्पर्मेटिड नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड या नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को हमको कन्वर्ट करवाना है इनटू फंक्शनल स्पर्म। तो आगे जाके एक प्रोसेस चलेगी, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसी स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होगा? ये जो नॉन फंक्शनल या ये जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड है, इसी नॉन फंक्शनल और नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फंक्शनल एंड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और अगेन ये इंपॉर्टेंट है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखने जाएंगे पूरा कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस ही इंपॉर्टेंट है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू में।
ओके अब जो स्पर्म्स बने हैं ये स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के जाएंगे कहाँ पे बताओ, रेटेड टेस्टिस में। लेकिन जाने से पहले यही स्पर्म्स क्या करेंगे, नरिशमेंट लेंगे कहाँ से, सर्टोली से। कैसे नरिशमेंट लेंगे, ये जो स्पर्म है ये जाके अपना हेड एम्बेड करवाएंगे इनटू सर्टोली। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्पर्म्स है ये जाके अपना हेड एम्बेड करवाते हैं, कहाँ से एंट्री हो रही है, हेड से, हेड एम्बेड करवा रहे हैं इनटू सर्टोली। उसी सर्टोली से ग्रास्प करेंगे नरिशमेंट एंड देन लेटर ऑन नरिशमेंट लेने के बाद ये स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाएंगे। उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद लास्ट स्टेप क्या है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है बताओ, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब तुम्हारा स्पर्म बन गया। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके तो स्पर्म की अगर हम बात करेंगे, स्पर्म हमको पता है इट इज यूनिसेल्यूलर इन नेचर। ऑब्वियसली एक ही सिंगल सेल से बना हुआ है, तो ये जो स्पर्म है कैसा है बताओ, इट इज यूनिसेल्यूलर। स्पर्म जो होता है वो है यूनिसेल्यूलर। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है एक ही सिंगल सेल से बना हुआ है, तो हेंस इट इज कंसिडर्ड एज यूनिसेल्यूलर। जो स्पर्म है वो रहेगा हैप्लॉइड। ओके क्यों, जस्ट बिकॉज रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। और हैप्लॉइड तो इसके पास कितना, कौन सा क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, उसके पास रहेगा या तो 22+X और रहेगा 22+Y। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट उसके अलावा अगर हम बात करेंगे सेल की, तो ये जो सेल है ये होता है मोटाइल। ह्यूमन सेल्स में सिर्फ एक ही स्पर्म जो है जिसके पास मोटिलिटी है ड्यू टू फ्लैजेला। एक ही स्पर्म जो मोटाइल है, किसकी वजह से, फ्लैजेला की वजह से। तो फ्लैजेलर मोटिलिटी एक ही के पास है हमारे सब ह्यूमन सेल्स में, और वो है स्पर्म के पास। तो स्पर्म जो है होता है मोटाइल, और मोटाइल किसके वजह से, ड्यू टू इसके पास प्रेजेंट है फ्लैजेला। नेक्स्ट इसी स्पर्म को हम कंसिडर करते हैं मेल गैमेट, और यही आगे जाके फ्यूज करने वाला है विद द हेल्प ऑफ बाय एग सेल। क्लियर। अब अगर हम स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो स्पर्म क्या है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना हुआ है। और हमको पता है सेल है तो सेल के अराउंड में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो स्पर्म है कंप्लीटली किससे सराउंडेड है, इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये जो स्पर्म है इसको डिवाइड किया गया है इनटू 4 पार्ट्स, मेजरली 3 पार्ट्स, बट उसके अलावा 4th पार्ट भी देखने मिल जाता है। तो स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोला जाएगा हेड। ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं नेक पार्ट, ये रीजन। फिर थर्ड ये जो रीजन आएगा इसको बोलेंगे मिडल पीस वाला पार्ट, और जो लास्ट पार्ट बोला जाएगा टेल। तो जो स्पर्म है इसको डिवाइड किया गया इनटू 4 पार्ट्स। पहला पार्ट है हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अब अगर मैं बात करूंगी हेड रीजन की, तो हेड के एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर एंड, स्टार्टिंग एंड को हम बोल रहे हैं, जैसे कि ये है इसका, ये जो है ये इसका एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। जैसे हमारा ये एंटीरियर एंड है, लेग्स जो है हमारे पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है। तो ये जो हेड के एंटीरियर साइड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्रोसोम। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसी एक्रोसोम के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स जो हेल्प करेंगे इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। और मेजरली यहाँ पे 3 एंजाइम्स देखने मिलेंगे जो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस करूंगी उनके बारे में। एक तो तुम्हारे पास पहला एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। दूसरा एक एंजाइम देखने मिलेगा जो है करोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो अगेन एक टाइप का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और उसके अलावा कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जैसे कि एक एग्जांपल है एक्रोजिन या फिर जोनालाइसिन। तो एक्रोसोम इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एज वेल एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो एक्रोसोम है इट इज नथिंग बट मॉडिफाइड गोल्जी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके तो एक्रोसोम इज अ मॉडिफाइड गोल्जी एंड इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एज वेल एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स है ये कहाँ पे हेल्प करेंगे बताओ, दे विल हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम।
नेक्स्ट, इसी हेड रीजन में तुम्हारे को दूसरा एक पार्ट देखने मिल रहा है, दैट इज न्यूक्लियस। सेल है तो न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ? क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है। तो उसके पास क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा या तो 22+X या फिर रहेगा 22+Y। फिर उसके बाद हेड के बाद जो सेकेंड रीजन है, उसी सेकेंड रीजन को बोला जाता है नेक पार्ट। ओके, इसी नेक के पास प्रेजेंट है तुम्हारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल। जो ऊपर में सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल को तुम नाम देते हो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये हेल्प करेगा इन क्लीवेज। जब आगे जाके हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वर्क कर रहा है। और दूसरा तुम्हारे पास सेंट्रियोल है डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये रन करेगा टुवर्ड्स मिडल पीस और जाएगा टिल टेल तक। ये देखो यहाँ तक आया है ये। ओके, तो डिस्टल सेंट्रियोल के पास से निकल रही एक फिलामेंट कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट, और यही एक्सियल फिलामेंट जो है रन करती हुई जाती है टुवर्ड्स टेल। नेक्स्ट, मैंने बताया ये डिस्टल सेंट्रियोल था। इसी डिस्टल सेंट्रियोल से क्या जा रही थी? एक्सियल फिलामेंट रन करती हुई ऐसे की तरफ जा रही थी। ये ऐसे रन करती हुई जा रही है ना, ये ऐसे रन करती हुई जा रही है ऐसे। अब नेक्स्ट पार्ट तुम लोग देख रहे हो मिडल पीस वाला रीजन। ये जो मिडल पीस है, इस मिडल पीस में प्रेजेंट है तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये होता है स्पाइरली अरेंज्ड। और कहाँ पे स्पाइरली अरेंज्ड है? अराउंड एक्साइल फिलामेंट। जैसे ये एक्साइल फिलामेंट है, उसके पास ऐसा स्पाइरली अरेंज होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको बोला जाता है नेबन कर्न। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा अरेंज्ड है बताओ? स्पाइरली अरेंज्ड है अराउंड एक्साइल फिलामेंट। स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड एक्साइल फिलामेंट। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नेबन कर्न बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? जस्ट बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोवाइडिंग एनर्जी। ओके, अब एनर्जी तो बना रहा है। यूजुअली हमको पता है एनर्जी कौन से शुगर को यूज करके बनाई जाती है? ग्लूकोज को। बट यहाँ पे स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने के लिए यूज करेगा शुगर, दैट इज फ्रक्टोज। नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारे पास टेल रीजन। ये जो टेल है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बताओ? मूवमेंट के लिए। और इसी टेल के पास क्या प्रेजेंट है बताओ? फ्लैजेला प्रेजेंट है। अब इसी टेल के अंदर तुमको दिख रहा है एक्साइल फिलामेंट। ये जो एक्साइल फिलामेंट के प्रेजेंस की वजह से ही जो टेल है वो कौन सा मूवमेंट शो करता है? विप्लैश टाइप का मूवमेंट शो करता है। ये उसके पास प्रेजेंट है वहां पे, विप्लैश इन द सेंस फास्ट मूवमेंट शो कर रहा है। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू एक्साइल फिलामेंट। ओके, अब इस टेल के पास तुमको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे इधर तक वाला जो टेल का पार्ट है, इस टेल के पार्ट में तुम्हारे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, पर इधर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं है। तो जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड है, उस पीस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पीस। और जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं है, उस पीस को बोला जाता है एंड पीस। ओके, प्रिंसिपल मतलब ही मेन पीस, मेन पार्ट है फ्लैजेला का, सॉरी टेल का, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एंड पीस। तो ये रहा हमारा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है ऑलमोस्ट डिटेल में। उसके अलावा हमने गैमेटोजेनेसिस की बात की है, एज वेल एज लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज oogenesis की प्रोसेस डिस्कस करेंगे, एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए यही तक। थैंक यू।